हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इतिहास के बहुत ही इम्पोर्टेंट 40 प्रश्नों के बारे में जो बीपीएससी टीआरई 3 में जूनियर टीचर के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा और लास्ट तक देखिएगा और सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है कि गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ। आपके ऑप्शंस हैं वैशेषिक, मीमांसा, न्याय, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो गुप्त वाकाटक युग में जो न्याय दर्शन का स्कूल है उसका विकास हुआ था। हमारा अगला सवाल है 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई। आपके ऑप्शंस हैं ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना, या जाति व्यवस्था के उन्मूलन की वकालत करना, या मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के विचार का प्रचार करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग जानते हैं कि जो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी और उन्होंने जो भारत में जो ब्रिटिश के उपनिवेशवाद जो थे और जो भारत में फैल रहे थे और भारत का आर्थिक शोषण कर रहे थे, क्योंकि एक तरफ तो भारत में गरीबी थी और दूसरी तरफ जो था वो अन ब्रिटिश रूल था, और ये किस हिसाब से भारत का आर्थिक शोषण कर रहे थे उसी के बेस पर ये पुस्तक लिखी गई थी। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना। तो इस किताब के माध्यम से इन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डाला था। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई। आपके ऑप्शंस हैं 1818, 1861, 1854, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारी 1818 में फोर्ट ग्लास्टर नामक जगह पे जो पहली भारत की सूती कपड़ा मिल थी वो स्थापित की गई थी, लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि ये सफल नहीं हो पाई थी, इसीलिए इसका नाम जो है आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद 1854 में बम्बई में कावासजी डाबर के द्वारा सूती वस्त्र की फैक्ट्री लगाई गई थी, जो कि भारतीयों द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री मानी जाती है। आपका अगला सवाल है गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। इसके नेता कौन थे। आपके ऑप्शंस हैं लाला लाजपत राय, करतार सिंह सराभा, भगत सिंह, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो गदर आंदोलन है जिसका उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ कर फेंकना था, इसके नेता थे करतार सिंह सराभा। करतार सिंह सराभा, इसीलिए जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है मूला, मस्कत और बोलन क्या है। आपके ऑप्शंस हैं कश्मीर के शहर, पर्वतीय दर्रे, पर्वत चोटियाँ, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही विकल्प है वो विकल्प बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो मूला, मस्कत और बोलन है ये जो दर्रे हैं, ये मूला, मस्कत और बोलन जो है ये पर्वतीय दर्रे हैं, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। बोलन दर्रा जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है और जो मस्कत दर्रा है वो ओमान में स्थित है, और हमारा जो मूला दर्रा है ये भी एक पर्वतीय दर्रा है। हमारा अगला क्वेश्चन है रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से जाना जाता है वह किस वर्ष हुआ था। 1942 में, 1946 में, 1930 में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा रॉयल नेवी विद्रोह है वो हमारा 1946 में हुआ था। एम.एस. खान जो हैं इनके नेतृत्व में जो है ये नेवी विद्रोह हुआ था, और बम्बई में HMIS तलवार जो है ये एक नेवी शिप थी, इसी के 11 सैनिकों ने अपना जो है विद्रोह कर दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था। आपके ऑप्शन हैं लॉर्ड कैनिंग और डलहौजी,
लॉर्ड मिंटो, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा लॉर्ड कैनिंग है दोस्तों, वो हमारा क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल था। हमारा अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? आपके ऑप्शन हैं जदुनाथ शर्मा, टिकेंद्रजीत सिंह, रानी गाइदिन्लू, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा ऑप्शन ई सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी नेता जो है वो मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश विद्रोह में शामिल नहीं था। तीरथ सिंह और यू कियांग नांगबाहू और यू शिवचरण राय, ये कुछ लोग थे जो आपके मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में शामिल थे। कौन कौन? तीरथ सिंह, यू कियांग नांगबाहू, यू शिवचरण राय, यू लोग पांडु और अन्य कई लोग भी शामिल थे। हमारा अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? आपके ऑप्शन से 400 किलोमीटर, 241 मील, 200 किलोमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि जो दांडी मार्च में 241 मील की दूरी तय की गई थी, और जो दांडी मार्च है वो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ में साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 241 मील दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया था, और लगभग 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी पहुंचे थे, और वहां पर उन्होंने नमक कानून तोड़ा था, और नमक कानून तोड़ने के बाद ही वहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। हमारा अगला सवाल है, मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था? आपके ऑप्शन से भोजन भंडारण की तकनीक, कुरियर प्रणाली, कानून संहिता, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो मंगोल साम्राज्य में जो यम था दोस्तों, वो हमारा एक कुरियर प्रणाली थी, कुरियर भेजने की, इसीलिए अब जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? आपके ऑप्शन हैं भारत सरकार अधिनियम, साइमन कमीशन या रॉलेट एक्ट, या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो रॉलेट एक्ट था, जिसके विरोध में जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, ये जो था यही था जो भारत में जो असहमति थी उसको दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था, इसी का उद्देश्य। क्योंकि ये जो रॉलेट एक्ट कानून आया था, इसे गांधी जी ने काला कानून भी कहा था। इसमें क्या था कि शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, इसीलिए जो है इसका बहुत ही बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था, और इसी के विरोध के दौरान ही हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। हमारा अगला सवाल है, किस घटना से राष्ट्रसंघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत हुई? अबिसिनिया पर इटावली आक्रमण, तृतीय विश्व युद्ध का प्रकोप, जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों, वो हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि जब असिबिनिया पर इटली का हमला हुआ तब भी जो राष्ट्रसंघ है वो खामोश रहा, और जब जापान द्वारा मंचूरिया पर भी आक्रमण किया गया तब भी जो हमारा राष्ट्रसंघ बना था पहले विश्व युद्ध के बाद, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो इसीलिए इनका जो प्रभाव है और अधिकार है वहाँ से गिरावट शुरू हो गई, इसलिए हमारा जो ऑप्शन डी है दोस्तों, वो सही विकल्प हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी सीई के दौरान, मतलब सीई मतलब कॉमन ईरा के दौरान, भारत का कौन शासक जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं अशोक महान, हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही विकल्प है दोस्तों, वो विकल्प बी सही हो जाएगा। 7वीं शताब्दी में भारत का जो शासक था वो हर्ष था, और इन्हीं के शासनकाल में बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों का बहुत ही प्रसार हुआ। हर्षवर्धन जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण
आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाला गया। आपके ऑप्शन है आत्मसात नीति, मूल शीर्षक अधिनियम, श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही विकल्प है दोस्तों, हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा, आत्मसात नीति। ऑस्ट्रेलिया के आत्मसात कानूनों की तरह 1910 और 1970 के बीच सामान्यतः 3 में से एक स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई बच्चे को जबरन उनके परिवार और समुदायों से अलग कर दिया गया। जो ऑस्ट्रेलिया की आत्मसात नीति थी, इसी के आधार पर जो आदिवासी बच्चे हैं उनको उनके परिवार से व्यवस्थित रूप से, या कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती उनके परिवार से अलग किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रसंघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ब्रेस्ट लिटोवस की संधि, ट्रायोन की संधि, या वर्साई की संधि, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद हमारा वर्साई की संधि हुई थी, वर्साई की संधि, और वर्साई की संधि के बाद ही हमारा जो राष्ट्रसंघ का स्थापना हुआ था वो हुआ था। और राष्ट्रसंघ की स्थापना जो हुई थी वो 10 जनवरी 1920 की हुई थी। और वर्साई की जो संधि हुई थी हमारी, वो 28 जून 1919 में जर्मनी के साथ हुई थी, क्योंकि जो जर्मनी है वो पहला जो विश्व युद्ध है वो हार गया था। तो वर्साई की संधि उसी के साथ हुई थी, और वर्साई की संधि के बाद ही 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी। हमारा अगला सवाल है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचारों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। यह किस वर्ष पारित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं 1878, 1885, 1880, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो हमारा 1878 में आया था, जिसने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया? हमारा ऑप्शन है बंगाल का विभाजन, वर्साई की संधि, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा वर्साई की संधि है दोस्तों, इसमें जब प्रथम विश्व युद्ध हो गया था उसके बाद जो एक सेवर्स की संधि इसी वर्साई की संधि के अंतर्गत ही आती है, क्योंकि उसमें कई सारे देश थे, जैसे तुर्की हो गया और इटली हो गया, ये सारे देश जो थे इनके साथ में अलग अलग संधियाँ की गई। इसी में एक सेवर्स की संधि है 1920 में जो हुई थी। यहाँ पर क्या हुआ था कि तुर्की में जो खलीफा का पद था उसको अंग्रेज़ों ने क्या किया कि समाप्त कर दिया था। जब संधि हुई उसके बाद ये समाप्त कर दिया, या प्रतिबंध लगा दिए, कड़े प्रतिबंध लगा दिए। तो उसी के खिलाफ़ में जो भारतीय मुसलमान थे वो भी काफ़ी भड़क गए। इसीलिए जो वर्साई की संधि है दोस्तों, इसी ने हमारे जो खिलाफत आंदोलन है उसके लिए उत्प्रेरक का काम किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी नीनवे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था? आपके ऑप्शन है शल्यनेशर तृतीय, इसरहद्दोन, अशुरवनिपाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा अशुरवनिपाल है इसने जो है वो नीनवे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तिभागा आंदोलन ने मांग की जमींदारी प्रथा का पूर्ण उन्मूलन, भूमिहीन किसानों के बीच अधिशेष भूमि का पुनर्वितरण, फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाए, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा तिभागा आंदोलन था उसकी प्रमुख मांग यह थी कि फसल का 1/3 हिस्सा जो है वो बटाईदारों को दिया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा। जो कालीबंगन जो है जो हमारी वो राजस्थान में है, और यहाँ पर ही जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा जो है यहाँ पर ही सबसे पहले जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम शॉर्ट में टिस्को कहते हैं, जिससे यह भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई, जिससे यह भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक कंपनी बन गई थी? आपके ऑप्शन से 1875, 1907, 1857, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा
टिस्को की स्थापना हुई थी वो 1907 में हुई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई थी और इसकी स्थापना जो जे.एन. टाटा ने है, इसकी स्थापना जो है अब वर्तमान में जो झारखंड राज्य का जमशेदपुर है, पहले इसे साकची कहते थे, जमशेदपुर में यहीं पे हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है कि 1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्फलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की? आपके ऑप्शन हैं दी फेडरलिस्ट पेपर्स, स्वतंत्रता की घोषणा, या सामान्य ज्ञान, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सामान्य ज्ञान है, अब यहाँ पे हिंदी में लिखा है, अगर इंग्लिश में हम बात करें तो कॉमन सेंस जो है, ये 1776 में थॉमस पेन ने एक पम्पलेट निकाला था जिसे हम कॉमन सेंस नाम देते हैं। ये जो है, इसी पम्पलेट को पढ़ने की वजह से जो वहाँ पे अमेरिकी उपनिवेशवाद थे, उनके बीच में जो स्वतंत्रता की भावना है वो काफ़ी उत्तेजित हुई और उसके बाद ही जो है क्रांति हुई और अमेरिका को स्वतंत्रता मिली। तो हमारा जो सही विकल्प है दोस्तों, वो हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा, क्योंकि जो थॉमस पेन द्वारा पम्पलेट था वो सामान्य ज्ञान हिंदी में, या उसको इंग्लिश में हम कॉमन सेंस कहते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? आपके ऑप्शन है विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, बिपिन चंद्र पाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना जो थी वो वी.डी. सावरकर ने की थी। हमारा अगला सवाल है औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली, दूर दराज के क्षेत्रों में उद्यमिता को प्रोत्साहित किया, सस्ता परिवहन प्रदान करके औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया। उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन सही लग गया होगा कि इसमें कई सारे ऑप्शन जो है वो सही हैं। तो हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों में भी उद्यमता को प्रोत्साहित किया गया और सस्ता परिवहन भी मिल गया, और इसीलिए दोनों जो ऑप्शन है वो सही हैं। इसलिए हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है एसएसआई के पहले महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, अलेक्जेंडर कनिंघम, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एएसआई का मतलब है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसके पहले जो निदेशक थे वो हमारा अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इसीलिए हमारा जो विकल्प सी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने के लिए विफल रहा, जिससे अंततः संघर्ष हुआ? शिमला समझौता, ताशकंद समझौता, पंचशील समझौता, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा पंचशील समझौता है जो भारत और चीन के बीच हुआ था, ये जो है सीमा मुद्दों को हल करने के लिए विफल रहा था। हमारा पंचशील जो समझौता था वो हमारा 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। तो इसीलिए हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो विकल्प सी सही हो जाएगा, पंचशील समझौता। हमारा अगला क्वेश्चन है 1917 की 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविक का नारा क्या था? आपके ऑप्शन से स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, और दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, शांति, भूमि, रोटी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा 1917 की क्रांति हुई थी वो हमारी 1917 के बोल्शेविक जो थे वो रूस में थे। तो हमारा सीधे सीधे ये पूछ रहा है कि रूसी क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा कौन सा था? तो रूसी क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा था शांति, भूमि और रोटी। तो इसीलिए हमारा जो विकल्प सी है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें फ्रांसीसी क्रांति की तो वहाँ का नारा था स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, और जो फ्रांसीसी क्रांति है वो 1789 में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं आधुनिक शिक्षा, भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना, सामाजिक सुधार, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा, क्योंकि 1854 का वुड डिस्पैच का जो था शिक्षा नीति, एक प्रकार से शिक्षा नीति थी, उसमें जो इंग्लिश को बढ़ावा दिया गया था जो भारत में एजुकेशन सिस्टम में, इसीलिए जो हमारा एक प्रकार से हम उसको आधुनिक शिक्षा
भी कह सकते हैं और भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना भी कह सकते हैं। इसीलिए जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा विकल्प डी उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिटलर की आत्मकथा जिसमें जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया गया है का शीर्षक है दास कैपिटल, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र या मीन कैम्प, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा हिटलर की आत्मकथा थी उसे मीन कैम्प के नाम से जानते हैं, तो इसीलिए हमारा जो विकल्प सी है दोस्तों वो सही हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ग्यूसेप गैरिबाल्डी, ग्यूसेप मेज़नी, ऑटोवान बिस्मार्क, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो मेज़नी है ना, मेज़नी को ही हम इटली के एकीकरण के जनक के रूप में मानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था, किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय के बीच उत्पन्न हुआ था? आपके ऑप्शन है केरल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो झारखंड के आदिवासी थे दोस्तों, ये उन्हीं के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? आपके ऑप्शन हैं गृहराज, राजगृह, पाटलिपुत्र, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। मगध की राजधानी जो राजगीर थी उसे हम राजगृह के नाम से जानते थे और उसके भी पहले हम उसको गिरिव्रज के नाम से जानते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में येन बाई विद्रोह का क्या महत्व था? इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित किया या इसके परिणाम स्वरूप कई राष्ट्रवादी नेताओं को फांसी दी गई, इसने वियत मिन्ह की स्थापना हुई या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों वो हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरोप में 1848 की क्रांतियां मुख्य निम्न मार्गों से प्रेरित थीं: आर्थिक समानता और समाजवादिता, धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता, राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही विकल्प होगा दोस्तों वो हमारा राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र जो हो वो इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा? आपके ऑप्शन हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर, वीर राघवाचार्य, महात्मा गांधी, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा दी हिंदू अखबार है दोस्तों इसकी स्थापना जो की थी वो जी सुब्रमण्यम अय्यर और वीर राघवाचार्य के द्वारा की गई थी, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो विकल्प डी सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? आपके ऑप्शन से बाल गंगाधर तिलक, अंबिका चरण मजूमदार, एनी बेसेंट, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा 1916 का लखनऊ सत्र था उसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे, जहाँ पे कांग्रेस मुस्लिम लीग का समझौता हो गया था। हमारा अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया? आपके ऑप्शन से निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा, इसका भारत के व्यापार संतुलन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा, इससे निर्यात में वृद्धि के कारण व्यापार में अधिशेष हुआ, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इससे जो है जब युद्ध होने लगा तो निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ, इसलिए ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड, विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं? आपके ऑप्शन से उपनिषद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो उपनिषद है दोस्तों इसमें जो है
इसमें भजन, ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएँ शामिल हैं, इसलिए हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, स्टालिनग्राड की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ किन 2 देशों के बीच हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान, इटली और फ्रांस, जर्मनी और सोवियत संघ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो स्टालिनग्राद की लड़ाई है दोस्तों, आप जानते ही होंगे स्टालिनग्राद जो है वो सोवियत संघ या रूस की एक जगह थी, उस पर जर्मनी ने जो है आक्रमण कर दिया था। तो जो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, वो जर्मनी और सोवियत संघ के बीच जो है वो स्टालिनग्राड की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। तो ये रहे आज के हमारे 40 प्रश्न इतिहास के, जो हमारे बीपीएससी टीआरई 3 एग्ज़ाम में पूछे गए थे और जूनियर एग्ज़ाम के क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो है वो आप लोग को पसंद आई होगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में कितना महत्वपूर्ण रहते हैं और क्या भूमिका निभाते हैं। ये कभी ना कभी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इसीलिए आप सभी लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा और अभ्यास करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।